हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में बताऊंगी कि न्यूरोजेनिक शॉक कब होता है और उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं और उसमें क्या क्या सिम्टम होंगे उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है वो होता है कि अगर हमारी स्पाइनल इंजरी में कोई स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हुई होती है वो कॉज होता है एक तो, और दूसरा कॉज होता है कि अगर कोई हमारा रोड साइड एक्सीडेंट है जिसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल जो होती है अगर वो रप्चर हो गई हो या उसमें कोई डिसइंफॉर्मेशन आ गई हो तो उसकी वजह से हमारा न्यूरोजेनिक शॉक के सिम्टम शो होते हैं। न्यूरोजेनिक शॉक के क्या क्या कॉजेज होते हैं, किस किस वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। तो फर्स्टली होता है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी है उसके अकॉर्डिंग। तो सेकंड होता है अगर कोई स्पाइन जैसे कोई पेशेंट सर्जरी के लिए जाना जाता है उसके बाद जिसको स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं अगर वो सही ढंग से नहीं लगा, अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से भी न्यूरोजेनिक शॉक होगा। अगर कोई ऐसी ऑकॉर्ड्स की मेडिसिन होती है जो बेजोडाइलेटर होती है उसकी वजह से भी हमें न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। न्यूरोजेनिक के क्या क्या साइन एंड सिम्टम है। फर्स्टली जो ये है कि जो माउथ है हमारा ड्राई रहता है, जो स्किन है वो कूल रहेगी, ठंडी रहेगी, हाइपोथर्मिया में रहेगा पेशेंट। सेकेंडली हाइपोटेंशन होगी और जो हमारा जो बीपी होता है वो लोअर साइड रहेगा, ब्रेडिकार्डिया होएगा, जो हमारा हार्ट रेट है वो कम होएगा बिलो टू 60। और जो हमारी पेरिफेरल वेन्स है वो हमारी बिल्कुल जो पेरिफेरल नर्व से बिल्कुल ठंडी होएगी और इससे हमारे न्यूरोजेनिक शॉक से पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है क्योंकि पेशेंट जो है लॉन्ग स्टे रहता है, लॉन्ग बेड रिटर्न रहता है जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी में इन्फेक्शन होने के कारण रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है पेशेंट। न्यूरोजेनिक शॉक का हमें कैसे डायग्नोज करेंगे, उसके लिए क्या क्या टेस्ट करेंगे। फर्स्टली होता है हम एक्सरे करते हैं, अगर एक्सरे में क्लियर ना होता है तो हम सीटी स्कैन करते हैं, देन उसके बाद हम एमआरआई करते हैं। ये 3 टेस्ट होते हैं जिससे हम डायग्नोज करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी तो नहीं है, जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। किसी पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक हो जाता है, वो पेशेंट बेड रिटर्न रहता है लॉन्ग स्टे के लिए, तो हमने उसके क्या क्या चेक करने हैं ताकि उसके साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो फर्स्टली हमने एबीसी चेक करना है। एबीसी इट मीन्स एयर ब्रीदिंग सर्कुलेशन हमने चेक करनी है पेशेंट के वो सही ढंग से है। अगर पेशेंट वेंटिलेटर से है हमने वीन ऑफ का सेडेशन वोकेशन करनी है, वीन ऑफ करने का प्लान करना है। अगर पेशेंट जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जैसे कि न्यूरोजेनिक शॉक का पेशेंट है तो हम उसे इनमोबिलाइज कर देते हैं, उसकी कोई मूवमेंट ना करते जिससे कोई और प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है वो डिसलोकेशन ना हो, इसलिए हम इनमोबिलाइज उनकी मूवमेंट कर देते हैं। और जो न्यूरोजेनिक शॉक वाले की मैनेजमेंट के लिए हमने फर्स्टली जो डीबीटी पंप लगाने होते हैं, हमने डीबीटी पंप हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये पेशेंट जो होता है इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है तो लॉन्ग स्टे ये बेड रिटन होता है, तो इसकी डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो उसे प्रिवेंट के लिए हम डीबीटी लगाते हैं। पेशेंट को आईवी फ्लूइड चेक करना है कि कोई और जैसे आईवी फ्लूइड कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि इसका न्यूट्रिशन लेवल जो होता है वो पुअर साइड होता है, इसलिए हम आईवी फ्लूइड चलाते हैं। तो आईवी फ्लूइड हमने चेक करने हैं कि पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं हो रहा है। वेजोडाइलेटर चेक करना है। इन पेशेंट को जैसे ब्रेडिकार्डिया रहता है या फिर डीपीडी होने के चांसेस रहते हैं तो हमने चेक करना है कि इनको कोई इनके बेड साइड हमने एट्रोपिन लोड करके रखना है, लेवल करके रखना है। और दूसरा हमने जो इसका अगर डीबीटी पंप नहीं अवेलेबल है, पेशेंट को नहीं लगा सकते हैं किसी रीजन के कारण, तो हमने हेपरिन देखना है कि हेपरिन चल रहा है पेशेंट को जिससे हमारी जो वेन्स है उसमें कोई क्लोटिंग ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। डीबीटी को प्रिवेंट कर डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये चीजें चेक करनी। थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू एवरीवन।